सर आज हमारी वेक्टर की क्लास होगी। हाँ, शाम में करना मैथमेटिक्स का, है ना। और दूसरे रजिस्टर में करना है क्या फिजिक्स? हाँ, रजिस्टर मैं दे दूंगा आप लोग को, नेक्स्ट क्लास में आओगे ना तो इन लोगों को तो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तब तक अगर आपके पास नहीं तो जो पुराना वेक्टर किए हो ना फिजिक्स वाला, उसमें लिख लेना, क्योंकि आप लोग तो अभी हो नहीं यहाँ पर, ठीक है बेटा। आओगे तो 2-3 एक्स्ट्रा रजिस्टर भी दे देंगे, काफी अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वो चीज है ना। मैंने बोला है दिवाली के बाद आप लोग रजिस्टर इश्यू करेंगे, लेकिन दिवाली के बाद तो अभी आप आओगे तभी तो कर पाएंगे। देखो, ध्यान दो। हाँ, वेक्टर का जो रहेगा ना, फिर जब 12th में वेक्टर कराएंगे, अभी तो मान लो एनसीईआरटी से कर लेना 12th का वेक्टर, और वेक्टर जब फिर 12th में कराएंगे, कॉन्सेप्ट वही सब, एक आध दो और रहेगा फॉर्मूला, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। तो मैं तो वो करूंगा कि वो भी फॉर्मूला बता ही दूंगा, तो आपको क्वेश्चंस वगैरह अपना 12th में करना है, अभी ज्यादा फोकस मत करना वेक्टर का, बस एनसीईआरटी खत्म कर लेना, वो हार्डली एक दिन बैठोगे तो हो जाएगा खत्म। देखो, अरे वाह अदिति, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, है ना। हाँ चलो, बहुत यस अच्छा सर। मार्क्स आया है। और देखो, मैंने कहा ना कि आप अगर पूरा सिलेबस कर लो, देखो फिर तो बहुत अच्छा करोगे, डोंट वरी, है ना। चलो यस सर। देखो, बस जैसे कहते हो वैसे पढ़ाई करो, देखो फिर आगे बढ़ते जाओगे, मेन चीज वो है। आइए, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। चार्ल्स लॉ जो आपको कहा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, है ना, फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस या फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। ये नहीं कि हर एक गैस का अलग अलग सेम मास नहीं लेंगे, अब हाइड्रोजन का भी उतना ही मास ले ले, हीलियम का भी ले ले, कहेंगे कि बराबर वो सेम हो जाए, वो नहीं है। हम एक पार्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं, समझा ना। तो एक पार्टिकुलर गैस की बात हो रही है कि कोई एक गैस आप लेते हैं और उस गैस का एक गिवन अमाउंट आप लेते हैं, है ना। तो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बोलो। वॉल्यूम को, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम को फिक्स कर दे, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दे, तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वही आपका चार्ल्स लॉ कहता था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं शॉर्ट में अब लिखा रहा हूं, है ना, ये तो बेसिक स्टेटमेंट था, वॉल्यूम सर सर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड amount of gas at constant volume for a fixed amount of gas, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, वो हो जाएगा आपको प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मन में पीवी इक्वल टू एनआरटी रखो, वैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी मैंने बताया वो बाद में आया है, पहले ये सब लॉज आए हैं, उसके बाद जाकर के पीवी इक्वल टू एनआरटी आया है, और फिर उसके हाँ तो नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट, अच्छा प्रेशर, सॉरी वो था वो वॉल्यूम, क्या चीज प्रेशर, टेम्परेचर थोड़ी कांस्टेंट रखते हैं, अरे टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो क्या हो जाएगा उसमें, तुम जो है रुक जाओ, बॉयल्स बॉयल्स में हमने क्या रखा था, बॉयल्स में हमने रखा था टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स में हमने नहीं, इसमें प्रेशर, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रखते, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच रिलेशन है, हाँ ये गैल लॉजिक में आएगा, है ना। हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसो बार आता है ना इसमें, चलो हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, है ना, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। चलो ठीक है, ये लिखाया है, तो उसको देखो। हाँ, तो प्रेशर आइसो बार्स बनते हैं ना इसमें, आइसो बार्स, ठीक है, उसमें बनता है आइसोथर्म बॉयल्स लॉ में, और फिर गैल लॉजिक में आपका जो होगा, नहीं गैल लॉजिक में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेंगे, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो चीज है। तो यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम की बात यहाँ पे करते हैं। हाँ चलो,
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर टी आपका कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, टी इज, अभी इसकी बात फिर से करते हैं, पहले भी हम लोगों ने किया है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज, है ना, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में लेंगे। अब देखो, सिंस पीवी इक्वल टू, नहीं इसकी बात क्यों करें हम, इसके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, टेम्परेचर जो होता है केल्विन में, ये आप कितना हो जाएगा, स्मॉल टी प्लस 273.15, है ना, स्मॉल टी क्या हो गया, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, हियर, हाँ बिल्कुल, तो दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री से, टी तो नहीं है बेटा, ये कैपिटल टी है, हाँ इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, ये तो नर्सरी वाला चीज हो गया कि बेटा ए इक्वल टू बी प्लस सी, हाँ वो जी ठीक है, ए इक्वल टू बी प्लस सी करने में आपको क्या आफत है, किसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये आप कम से कम 1,00,000 बार पढ़ोगे 11 12 मिलाकर, अब भी ना याद होगा तो क्या होगा, उतनी बार तो एबीसीडी ना बोले होगे बचपन में, तो पढ़ लो ना, वो याद रखना होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट तो याद ही रखना होगा ना, समझा, हाँ याद तो रखना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री का मतलब है बेटा, आप जान लीजिए, केमिस्ट्री में आपको कम से कम जो है ऐसे 4 रजिस्टर याद रखने होंगे 11th में, ठीक है, ये 9th 10th नहीं है, आपने 1 नर्सरी से लेकर 10th तक जितना याद किया, इंक्लूडिंग एवरी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, इकोनॉमिक्स, जो भी चीज है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी याद किया है, उससे 10 टाइम्स ज्यादा आपको केमिस्ट्री में 11th में और 10 टाइम्स ज्यादा 12th में भी याद करना होगा। तो अगर इस गलतफहमी में है कि नहीं जितना 10th तक पढ़े थे या 10th में जितना पढ़े तो उतना में 11th में काम चल जाएगा, नहीं, नर्सरी से लेकर 10th तक में जितना आपने पढ़ाई किया, जितना घंटा पढ़ाई किया है, उससे 10 टाइम्स ज्यादा पढ़ाई आपको 11th में और 10 टाइम्स ज्यादा 12th में करना है ना, हाँ नहीं 11th से नहीं, मतलब दोनों वही है, दोनों का लेवल एक ही जैसा है, करना है, जो यानी कि आपने पहले 15 साल में लाइफ में पढ़ाई की है ना, जितने घंटे, उससे 10 गुना ज्यादा आपको 11th में भी करना है और 12th में भी करना है। अब घंटे नहीं बढ़ा पाओगे तो क्या बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, है ना, हाँ वो उस लेवल पे कंसंट्रेशन रख के पढ़ना होगा, उस तरह से पढ़ाई नहीं होगा कि बीच में फुटबॉल भी खेल लिया और थोड़ा सा 2 फॉर्मूला भी देख लिया, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हैं 11th में, है ना, तो अब थोड़ा सा सीरियस पढ़ाई करिए, ठीक है, वो जरूरी है। तो देखो, तो यहाँ पर T इक्वल टू आपका कैपिटल T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, और T इक्वल टू 273, है ना, स्मॉल टी प्लस 273.15 केल, ये हो गया, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस है, और जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है बेटा, तो ये टी किस में टेम्परेचर है ये बताओ, केल्विन में, तो ये फाइनल रिजल्ट किसकी बात कर रहे हैं, केल्विन में बात कर रहे हैं, है ना, ये जो बात कर रहे हैं किस में बात करेंगे, फाइनल रिजल्ट केल्विन में आएगा, है ना, तो इसको लिखना चाहो तो लिख दो, है ना, फाइनल रिजल्ट केल्विन है, कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस में देते हैं, केल्विन में, तो केल्विन में ही ना लेंगे, वही चीज है, चलो, है ना, देखिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अगर आप स्मॉल टी की बात करेंगे, स्मॉल टी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा आपका कैपिटल टी माइनस 273.15, है ना, और डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना, अगर ये चीज है तो वैसे ही ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो देखो, अब अगर हम यहाँ देखें v प्रोपोर्शनल टू t है, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू के टी, v इक्वल टू के टी, यहाँ से वेयर k इज सम कांस्टेंट फ्रॉम 1, ध्यान दीजिए, फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू के टी, t क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, तो t को हम अगर हम डिग्री सेल्सियस में ले जाना चाहें तो डिग्री सेल्सियस में हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं T प्लस 273.15 लिख सकते हैं कैपिटल T को, तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज V विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K
इंटू टी प्लस 273.15। चलो इसको नोट कर लो, यहां तक करो पहले। ये जिस फॉर्मेट में लाए होंगे वो भी करा दे। 2 क्लास और लगेगा, छोटा चैप्टर है, पूरा सर खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। सर एट कांस्टेंट प्रेशर के बाद क्या लिखा है? हाँ लिखा है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ ओके फिक्स्ड सर। अमाउंट ऑफ गैस, है ना बेटा, वी के लिए देख लो। सर वहाँ स्मॉल टी आएगा। हाँ कहाँ पर, अच्छा ये, हाँ सॉरी, है ना, कैपिटल टी की वैल्यू रखे हैं तो स्मॉल टी है, बिल्कुल। अब यहां से देखो, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे निकालूं वॉल्यूम तो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको जो चीज दिया हुआ है प्रूफ करके नहीं है ना, चीज मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। बेटा आप टेम्परेचर की वैल्यू रखते जाएंगे तो निकलता जाएगा वॉल्यूम, है ना, वो चीज है। तो लेट, हाँ लेट v इक्वल टू वी नॉट, ये मान लेते हैं, है ना। अब आप कहोगे वी नॉट कहां से, एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन में डेटा हो सकता है दिया हो, है ना, वो चीज है। लेट v इक्वल टू वी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो T इक्वल टू 0 रखेंगे ना, बोलो। तो वो चीज है कि अगर हम v इक्वल टू वी नॉट मान रहे हैं तो वी नॉट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। अगर हम t को 0 रखेंगे तो v क्या आएगा बेटा, मतलब जो भी वी नॉट आएगा, वी नॉट आएगा, है ना, वो 273.5। हम देख लेंगे, वहां से हमारा k निकल जाएगा। तो यहाँ हो गया v इक्वल टू देयरफॉर वी नॉट विल बी इक्वल टू k इंटू 0 प्लस 273.15, है ना, ये चीज है। तो k का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, बोलो। k निकाल सकते हैं, k को लिख सकते हैं v नॉट डिवाइडेड बाई 273.15, है ना। अब ये v नॉट जो एक्सपेरिमेंटली आप निकालेंगे लैब में, नहीं उस टेम्परेचर पे नहीं, पहले ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। v नॉट क्या किसी टेम्परेचर पे है कि नहीं है, पर कौन सा टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर नहीं है, जीरो बेटा। उन्होंने पहले बोला कि वी नॉट जो टेम्परेचर दिया उस पर वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर नहीं है, मैं 10 डिग्री दे दूंगा तो उस पर नहीं है वॉल्यूम, किस टेम्परेचर पे है ना, उसका अलग मतलब हुआ ना। कोई भी टेम्परेचर पे थोड़ी है वॉल्यूम, कोई भी टेम्परेचर पे कौन है, कोई भी टेम्परेचर पे वी है ना। वी नॉट कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम, हाँ वी जीरो, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली तो वही तो लिखा है, v इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, समझा। चल ठीक है ना। दीपांशु नहीं अभी तो आया नहीं है, आ रहा है, ऑनलाइन लेगा तो आए, अभी तक आया कहाँ है दीपांशु। हाँ देख लो, तो उसको ध्यान रखना है ना बेटा। बता दो, देखो यहां तक समझ गए। हाँ तो जब ऑनलाइन करोगे तो इशू आएगी। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भेज दूंगा, लेकिन फिर हाँ जब ध्यान रखे।
मैक्सिमम मेरे को कोरोना इस हाँ? टाइप से ऑनलाइन रहेगा कोई बात नहीं है, और अगर आ सकेगा तो आ जाए, कोई इशू नहीं है ना। रिकॉर्डिंग हाँ नेट हाँ, नहीं अभी तो ऑनलाइन ही ले, इस सिचुएशन में तो ऑनलाइन ही ले ले, कोई 2 हफ्ते रिपोर्ट आ गया उसका सही है तो ठीक है। सर बंद करें दोबारा, जिस स्टेट में स्कूल खुले थे सर हाँ दोबारा शुरू या कोरोना के केसेस स्कूल में पाएंगे या स्कूल के बाहर पाएंगे? कितने? अच्छा हाँ, नहीं देखो होगा तो आंध्र प्रदेश में तो पाएगा, बढ़ेगा ही। सर उस केस में स्कूल सब जो खोला है जमाने में हाँ करना ही चाहिए। जैसा हमारा हाँ वैसा जैसे रहेगा तो आप लोग भी ऑनलाइन वहां पर से घर से क्लास कर लेना, है ना। वो बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं है। फिर डाउट्स वगैरह पूछने के लिए कभी भी मैं वहां पे बता दिया, कोई इंडिविजुअल यहाँ पे आ जाओ कभी, एक आध बच्चा चलेगा बिल्कुल। हाँ वो देख लो चीजें डिस्टर्ब तो है, बस वही है कि आप लोग मेरे यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे सिलेबस स्मूथली आपकी चलेगी, है ना। बस क्लासेस मिस नहीं करनी है, चाहे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, मिस मत करो कोई चीज। हाँ ये सर, जरूर 200 बच्चे जो पकड़े सिचुएशन, हाँ जो कोरोना के। सिचुएशन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं भी कल से कर देता हूँ, ऑनलाइन ही कर देता हूँ, कल से वापस ऑनलाइन कर देता हूँ। तो कोचिंग खोलना ना इलीगल है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, ऑनलाइन कल से कर देता हूँ, ठीक है। कल से ऑनलाइन रखिए, ठीक है, वहां पर आप करो, ठीक है। सर न्यूज़पेपर में आ रहा था कि कोई कोई कोचिंग वाले खोल रहे हैं कोचिंग, तो इलीगल है वो भी। दिल्ली में तो हाँ हो तो रहा है। नहीं, अब कल से नहीं करते, हाँ नहीं करते हैं, ठीक है बेटा, कल से ऑनलाइन रखते हैं। तो लॉकडाउन में तो लग रहा दैट है दिल्ली क्लियर? में। हाँ तो ठीक है ना, तो वही तो कहे ऑनलाइन रखते हैं, बस आप लोग जो है एक दिन आकर के अपना कॉपीज वगैरह कलेक्ट कर लो और चीजें नोट्स वगैरह बनाओ, है ना, समझे, ये चीज करो। और डाउट्स वगैरह किसी को पूछना हो तो इंडिविजुअली मैं बुला हाँ लिया करूँ। संडे को आ जाएंगे। हाँ हाँ इंडिविजुअल बुला लिया करेंगे, है ना, वो ज्यादा बेटर होगा। चलो तो ये हो गया कि V0 अपॉन 273.15 केल्विन, गॉट दिस पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत? अब जो है इसको देखते हैं, अब हमको चाहेंगे तो यहाँ पुट कर सकते हैं, के की वैल्यू को पुट कर दो, के की वैल्यू को पुट कर दो और देखो क्या आता है ना, V0 के टर्म में। V0 हमने कहाँ से लाया? V0 एक्सपेरिमेंटली आएगा, 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम होगा वो मेजर कर लोगे, है ना। आपको नहीं करना, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, आप थोड़ी एग्जाम में थोड़ी बैठ के एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना, वो तो लैब की बात है। तो जब आप पुट करोगे इसको तो क्या आएगा देखो, है ना। आपको भी बस देखो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी जो आएगा रटने निकाल दो भाई, जो मैंने समझाया वैसे ये रख दो, पता है ना केटी होता है, टी को रख, हाँ कैपिटल टी, हाँ बस ये याद रखना, और कैपिटल टी इक्वल टू टी प्लस 270, ये तो 50 बार 1000 बार करोगे, बोला ही नहीं, वो तो पता है केल्विन में। तो उसके बाद 0 डिग्री पे V0 है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट एक लाइन में कर लोगे, हर चीज कितना रटोगे, समझे। रटना नहीं है फॉर्मूला, रटोगे ना तो फिर ये भूल जाओगे, जैसे ही रटोगे मेन चीज भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटेड है ना। तो इसलिए रटना नहीं है, ये याद होना चाहिए, ये V प्रोपोर्शनल टू T, बस व्हेन प्रेशर एंड, नाम भी ना याद हो लॉ का तो हमें क्या जाता है, लॉ का नाम तो एग्जाम में लिखने के लिए ना, सीबीएसई वालों को याद होना चाहिए, है ना। इंजीनियरिंग में आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव या जो भी आएगा न्यूमेरिकल के लिए, लॉ का नाम क्या क्या करना है, हाँ वो पूछेगा, वो अलग चीज है। वरना हमें तो सीधी सी बात है, प्रेशर कांस्टेंट है तो फिक्स वॉल्यूम, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का क्या होगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो बस हमें वो पता होना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ से अब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ के की वैल्यू को इसमें, तो देयरफॉर V क्या आ जाएगा बेटा, V आ जाएगा V0 डिवाइडेड बाई 273.15 प्लस 273.15। यहाँ देख लो क्या होगा, क्या अलग अलग, हाँ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्या हाँ तो ये हो जाएगा आपको, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ एक तो ये इसको मल्टीप्लाई करो V0 आ जाएगा प्लस
t बाई 2 या 73 पॉइंट V नॉट कॉमन निकाल देना। कॉमन तो था ही, फिर मल्टीप्लाई क्यों किए? अच्छा V नॉट वहां पे भी आएगा। हाँ वही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, V नॉट है ना, वो मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन तो ऑलरेडी था ना बेटा, तो मल्टीप्लाई क्यों किए? उसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए, बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो लाने के लिए। सर जरूरी है कि 0 डिग्री पे ही देंगे? क्या चीज? तुम्हें जो टेम्परेचर देगा उसके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, पर एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो 0 डिग्री पे करके देखा गया। फिर पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर देखा गया कि 1 डिग्री से बढ़ाई तो क्या हुआ, 2 डिग्री से बढ़ाई तो क्या हुआ, ग्राफ प्लॉट किया गया। तो तुम यहाँ क्या देखोगे, यहाँ ऐसे रख दो, वी नॉट को यहाँ रख दो, मैं ये चाहता हूँ कि वी नॉट को यहाँ रख दो, और ये टी। तो ये जो है इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये तो लिख Yes, चुके sir. हो। V not हाँ constant है। हाँ वी नॉट हो गया आपका इंटरसेप्ट, है ना। अगर हम देखें तो ये हो गया वी नॉट बाई 273.15, है ना, टी प्लस वी नॉट। चलो आप लोग अपनी पढ़ाई की इंटेंसिटी में कमी बस मत लाने दो, है ना। अगर आपने अपने मेहनत को रखा ओके अच्छे से, तो देख लो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अपना मेहनत करते रहो, ठीक है। और थोड़ा आदत डालो, स्कूल स्कूल इन्वायरमेंट से उभर के थोड़ा जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आओ। चलो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वी नॉट जो भी वॉल्यूम होगा 0 डिग्री पे वो फिक्स वॉल्यूम हुआ, और उसके बाद आपका ये चीज आ जाएगा। तो दिस ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा वी नॉट, तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, हाँ बेटा, अरे भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मैथ्स तो पढ़ रहे हो ना, जहां पढ़ो, मैं क्या करूं। हाँ तो मैथ्स तो आपको पढ़ना है, मैथ्स तो हमारे यहाँ स्ट्रेट लाइन शुरू भी होने वाला अगले ही चैप्टर में, वो आप लोग को तो पढ़ा चुके, सीबीएसई में भी शुरू होने वाला है। आपको तो मैं कह ही रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मैथ्स यहाँ करवा दूंगा, वरना मैथ्स की जिम्मेदारी आपकी है। देखो ये हो गया 273.15 और प्लस सी क्या हो गया, सॉरी सी क्या हो गया, सी हो गया यहाँ वी नॉट, है ना। चलो चलो हाँ बोलो बोलो बोलो। डैश का मतलब बेटा, डैश का मतलब सीधे है, अगर तुम यहाँ पे इसको टच कर दोगे तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, किसी गैस का वॉल्यूम जीरो तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ रहता है, तो इसलिए हम लोग डैश से दिखा रहे हैं। उसके यहाँ पे मान लो सॉलिड हो गया, यहाँ तक कंप्यूट करते हैं सॉलिड हो गया, तो गैस रहा ही नहीं ना, इस वॉल्यूम के बाद गैस रहा ही नहीं, है ना, तो यहीं पे रुक जाएगा। हाँ गैस इक्वेशन वहां तक से ज्यादा नहीं लगाता है। आया क्या, हाँ जी यहाँ पे देख है, देखिए वहाँ
निकल ना डिफ्यूज अच्छा डिफ्यूज मतलब मिक्स बनाना डिफ्यूज मतलब किसी छोटे से जोन से बाहर डालो आलोक जी गेट बंद कर दीजिएगा नीचे आलोक जी नीचे गेट बंद कर दीजिएगा ठीक है नीचे गेट बंद कर दीजिएगा हाँ किसका बेटा अब देख a certain gas takes 4 times longer to fuse out as helium the gas can be ये पढ़ोगे लॉ ऑफ डिफ्यूजन है अभी पढ़ाया कहाँ है हाँ है कौन सा H2O2CH4 इसमें बता देते हैं रुक जाओ डिफ्यूजन जो होता है ना मॉलिक्यूलर मास का नीचे वाले का ये पड़ा ये वाला मॉलिक्यूलर मास चारों का पहले कैलकुलेट करना होगा ना चलो इसको बताते पहले इसको कर दो चलो ठीक है हाँ एक ग्राफ बना देते हैं उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं चलो वो एक्चुअली एक्सप्लेन कर देंगे अभी है ना थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी इसी चैप्टर में आएगा ये है ना थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी भी पढ़ोगे तब आएगा डिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल होता है वो बता करके बताते हैं एक फॉर्मूला लिखा के फिर करा देते हैं देखो क्या आया कहाँ था हमने देखा था v इक्वल टू v नॉट बाई नहीं अच्छा अच्छा उसको करोगे ठीक है v नॉट प्लस t अपॉन या v नॉट बाई 273.15 इंटू टी ये आ गया तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं और वॉल्यूम के साथ प्लॉट करते हैं हाँ नहीं वहां पे जो हमने प्लॉट किया था वो केल्विन वाले में किया था केल्विन वाले में किया है हाँ केल्विन में किया है अभी डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो क्या जाएगा कहाँ इंटरसेक्ट करेगा देखो टाइम को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा टाइम मतलब ये हो गया टाइम बोल रहे हैं सॉरी टेम्परेचर टेम्परेचर को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये वॉल्यूम तो टेम्परेचर एक्सिस को इंटरसेक्ट वहां करेगा जहां पे v जीरो होगा रखो v को जीरो तो क्या आएगा -273.15 आएगा करके देख लो आएगा ना तो -273 यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा अरे माइनस का मतलब निगेटिव में ना हुआ यहाँ आएगा तो ये हो गया आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन हो गया ना -273.15 डिग्री सेल्सियस स्लोप कैसा है स्लोप देखो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे हो जाएगा ठीक है ऐसे क्योंकि कुछ पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा गैस है ना वो चीज है कुछ टेम्परेचर पे ये पहले ही इक्वेशन सॉलिड solidify के हो लिए जाएगा। एप्लीकेबल नहीं होगा है ना सॉलिड के लिए बेटा आइडियल गैस इक्वेशन गैस लॉ कैसे सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होगा बोलो हम लोग यस जो सर कर रहे हैं वो गैस लॉ है यस तो वो सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए गैस पे एक्सपेरिमेंट हो गए कि गैस के लिए है तो सॉलिड के लिए क्यों एप्लीकेबल होगा तो बोलो जिस टेम्परेचर पे गैस मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर खत्म है ना हाँ लिक्विड में हो जाए या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो नहीं होगा है ना के बाद का गैस ग्राफ से नहीं अगर बना सकते लिक्विड या हाँ नहीं बना सकते ऑब्वियस सी बात है ना नहीं बना सकते वो चीज है अब अलग अलग टेम्परेचर पे देखेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा लाइक दिस है ना ये चीज है समझा तो ये अलग अलग टेम्परेचर का मतलब
अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं, अलग अलग प्रेशर पे। प्रेशर है ना आइसो बार, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं ना, तो अलग अलग प्रेशर पे देखेंगे तो ये आएगा ग्राफ। मान लो P1 प्रेशर पे, P2 प्रेशर पे, P3 प्रेशर पे, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो कौन ज्यादा प्रेशर है तो आप देख सकते हैं, है ना। किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देखो, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वॉल्यूम किसके लिए ज्यादा होगा, जहां प्रेशर कम होगा, है ना। यस सर। अमाउंट गैस फिक्स है भाई, सारी चीजें फिक्स हैं, है ना। PV इक्वल टू nRT, गैस वही वाला है, आप क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहे हैं, P1 P2 P3। तो अगर हम किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देखें, हाँ, तो टेम्परेचर सेम रखें तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। वॉल्यूम क्यों बढ़ जाएगा उस टेम्परेचर पे, जब प्रेशर घटेगा, है ना, तभी ना, वो चीज है। हाँ, तो P3 सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, P1 लेस देन, ऐसा नहीं कि ऊपर है तो P1 ज्यादा बोल दिए, वो सोचेंगे, कैसे सोचेंगे कि एक हम पार्टिकुलर टेम्परेचर पकड़ लेते हैं, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पकड़ लिए, उस टेम्परेचर पे सेम गैस का सेम अमाउंट है ना। तो जिसके लिए प्रेशर कम होगा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना, प्रेशर कम होगा, है ना, वो चीज। वॉल्यूम सेम वॉल्यूम पे देखेंगे, सेम। रुक जाओ एक सेकंड, वॉल्यूम तो देखा ही नहीं है, ऐसे मत करो, वॉल्यूम भी तो सेम लोगे, सेम वॉल्यूम ले लो, है ना, इस तरह से, और टेम्परेचर ले लो, ऐसे करके सोचो, है ना, कि हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर को अगर सेम करना चाहते हो, यहाँ पे प्रेशर हमारा फिक्स है, प्रेशर फिक्स है ना, तो प्रेशर को तो फिक्स रखना ही है, तो प्रेशर को फिक्स रखे तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया हमारे पास। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि एक गैस लिए, एक गैस पार्टिकुलर पकड़े और उसका हमने एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देखेंगे, है ना, गैस उतना ही है, गैस उतना ही है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है, वॉल्यूम देखो, सॉरी, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, हाँ, नहीं प्रेशर तो हम चेक करेंगे ना, हम प्रेशर, ये वॉल्यूम का ग्राफ है ना, हम प्रेशर बोल दिए थे ज्यादा है, वॉल्यूम देखेंगे ना पहले। एक मिनट सुनो, ये कान पे होता ना डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर भाई हम तो प्रेशर को तो कंपेयर ही कर रहे हैं ना, हम वॉल्यूम ज्यादा कौन है कम कौन है तो वॉल्यूम देखेंगे ना, है ना। तो हम यहाँ पर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कम है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, और ज्यादा है। तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, सेम टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो कह रहे हैं। तो P1, हाँ, प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर वही रखे, तुम ऐसे रख दो ना, PV इक्वल टू nRT, n कांस्टेंट कर दो, R कांस्टेंट कर दो, T कांस्टेंट कर दो। हम वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट कर रहे हैं, हम तो बेटा एक मिनट रुको, दो चीजों को कंपेयर ऐसे देखो, पहले समझ लो पहले कि हम किस चीज कर रहे हैं। ये ग्राफ हमने बनाया है प्रेशर कांस्टेंट के लिए, पर अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि P1 P2 P3 में ज्यादा कौन है कम कौन है। अब इस ग्राफ से हमें मतलब नहीं है, अब हमें P1 P2 P3 को चेक करना है। तो P1 P3 P2 P3 को चेक करना है तो कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर या पार्टिकुलर वॉल्यूम पकड़ो। तो चलो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पकड़ लिए, तो उस हमारे पास n बदल देंगे, मान लो यहाँ n1 यहाँ n2 n3 है, तो ना ग्राफ बनेगा कुछ नहीं। सेम गैस के सैंपल के लिए ग्राफ जो बनाए हैं किसके लिए बनाए हैं, ये तीनों जो है ग्राफ सेम गैस के लिए है, सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए है, बट अलग अलग प्रेशर पे ये ग्राफ है ना। एक बार हमने P1 प्रेशर के लिए ग्राफ बनाया, क्या चेंज करके, टेम्परेचर चेंज किया, वॉल्यूम देखा कितना हुआ, फिर P2 पे देखा, P3 पे देखा, ये ग्राफ बन गया। अब हमें ये देखना है कि P1 P2 मान लो ऐसे ग्राफ बना हुआ है, प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा प्रेशर ज्यादा कम है, लेकिन हाँ, सेम टेम्परेचर पे वॉल्यूम चेक करेंगे तो हम वो देखेंगे कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया एक इंस्टेंट के लिए, है ना, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, जिसका PV कांस्टेंट हो जाएगा, तो वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा जिसका प्रेशर कम होगा। यानी कि जिस गैस का वॉल्यूम ज्यादा है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका प्रेशर कम है ना। ग्राफ तो हम प्रेशर कांस्टेंट रख के बना रहे हैं, पर ये चेक करने के लिए देख रहे हैं, वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम। हाँ, तो उससे भी कर सकते हैं,
बेटा वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं, एक पार्टिकुलर वॉल्यूम पे हमारे, मैं कांस्टेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि कांस्टेंट तो हम यहाँ प्रेशर को ले रहे हैं, हम कह रहे हैं एक पार्टिकुलर वॉल्यूम पे देखेंगे। तो वैसे देख लो, एक पार्टिकुलर वॉल्यूम पे देखोगे, एक पार्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें यहाँ, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर वॉल्यूम पे टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, समझा, तो P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका ज्यादा है P3 का, तो P3 बड़ा होगा। वही कह रहे हैं कि तुम इधर से भी देख सकते हो, उधर से भी देख सकते हो, है ना। मैं वो कह रहा हूँ, मैंने पहले यहाँ पे P के हिसाब से मैं बता दिया था, तो मैंने बोला यहाँ V है, वो देखना है, समझा, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, P1 लेस देन P2 लेस देन P3, है ना। देखना किसी एक को ही है, तुम चाहे P से देख लो या V से देख लो, हाँ तुम किसी से भी देख लो, है ना। फिक्स मान के, कांस्टेंट तो है प्रेशर को रख के ग्राफ बनाए, मान कांस्टेंट वर्ड भी बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ हाँ बिल्कुल। चलो इसको बनाओ, तब तक ये निकालो, मैं बता नहीं आगे आएगा, बीच में तुम लोग क्या फायदा। देखो इफ्यूजन का मतलब है निकलेगा, किस रेट से बाहर निकलेगा। इफ्यूजन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे मान लो एक होल है, तो होल है तो एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया, एरिया मतलब अगर सर्कल है तो रेडियस पे, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सर्कुलर रेडियस के स्क्वायर पे, एरिया मतलब आर स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। और मान लो गैस का वॉल्यूम निकल रहा है, तो गैस अगर मान लो v स्पीड से जा रहा है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस निकल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि मान लो 1 सेकंड में कितना निकल जाएगा, तो 1 सेकंड में लेंथ कितना कवर करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी हो गया v, तो लेंथ हो गया वेलोसिटी इनटू 1 सेकंड, पर यूनिट टाइम दिखा हुए हैं। पर यूनिट टाइम जो होता है डिफ्यूजन का मतलब हो गया dv बाई dt, d कैपिटल V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज इन, नहीं मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस कमिंग आउट, तो वो चीज देखेंगे। तो यानी कि इफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, है ना, इफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ द गैस जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो यानी कि इफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट एम, 1 अपॉन रूट एम। अब भाई तुम देख लो इसमें, कर लो, हाँ उसके हिसाब से देख लो, हाँ ठीक है, चलो समझ गया। हम लोग हीलियम का देख लेंगे 4 टाइम्स करके, हाँ कर लेंगे, हाँ 4 वही, हाँ बिल्कुल समझ गया ना। तो 4 टाइम किसका आएगा मास, जिसका उसका 4 है ना, तो 16 तो 32 होना चाहिए, 32 किसका मास है, हाँ 4 टाइम्स है, हाँ इफ्यूजन एज लॉन्ग सर्टेन गैस 32 हो तो गया, ऑक्सीजन का 40, हाँ हो जाएगा, वही तो खत्म। अब ये सब क्या फायदा, अभी जब पढ़ोगे तब करना, काइनेटिक थ्योरी पढ़ाएंगे तब कराएंगे, अभी सब पूछने लगेंगे बेकार का क्या है से। चलो हाँ हाँ जरूरत ही नहीं है सुनने का, है ना। तुमको कौन भेज दिया ये क्वेश्चन, सर एक मीट करने का एग्जाम, हाँ तो जब घर पे रहते थे ना, जैसे क्वेश्चन ही मैं तुमको बता देता, ये वाला बता दिया बता दे, तो लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सॉल्व करके बताया। हाँ सर कभी लॉ ऑफ मोशन बहुत इजी लगा था, लॉ ऑफ मोशन अब मीट वीट में कुछ रहता ही है, मीट कुछ नहीं है, ऐसे मीट सर मेडिकल वाला। चलो देखो ये हो गया, इसको समझा बच्चों कैसे करना है, बोलो बताइए कोई दिक्कत। प्रेशर कैसे देखेंगे, कौन ज्यादा है कौन कम है, यस सर। पीवी इक्वल टू एनआरटी से देख लेंगे, या तो एक हाँ। पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देख लो या एक पार्टिकुलर वॉल्यूम पे देख लो, है ना, वो कर लो, उस तरह से देख सकते हैं, समझा, बिल्कुल ग्राफ बना लो। और ये जो जहां पे कट कर रहा है यही वॉल्यूम जो है, यही वॉल्यूम वी नॉट है, P इक्वल टू 0, P इक्वल टू 0 वाई इंटरसेप्ट, हाँ वही वॉल्यूम वी नॉट है, अलग अलग प्रेशर के लिए अलग अलग वी नॉट हो गया, है ना। और अगर हम लोग वॉल्यूम को 0 रखेंगे तो हम लोग का टेंपरेचर डिग्री क्या बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर 0 रखेंगे हाँ तो वो -273.15 पे आएगा, तो सारे ग्राफ वहीं पे लगेंगे, वहीं पे कन्वर्ज हो रहे हैं,
रख के यहाँ देख लो, v को 0 रखो हाँ तो v0 कॉमन आ गया, -2 -273 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझाइए। तो दिस इज योर बॉयल्स सॉरी चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये कब यार वैक्सीन निकालो तो क्या, हाँ 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 चलो, हाँ पढ़ा चुके हैं वो, हाँ नाम में कुछ नहीं रखा है, करो नोट कर लिया इसको। एक सेकंड। वो अलग है, गैसेस वॉल्यूम वाला जो लॉ है वो केमिकल रिएक्शन के लिए है ना केमिकल रिएक्शन के लिए है, हाँ ये गैसेस लॉ है। हाँ कि जो अगर है तो फिक्स वॉल्यूम में रिएक्ट करता है, कोई भी दो मटेरियल फिक्स वॉल्यूम में रिएक्ट करेगा, है ना, जब रिएक्ट करेगा तो जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा रिएक्टेंट का, वो अलग चीज है। वही मैं कह रहा हूँ गैसेस वॉल्यूम वाला जो लॉ है वो अलग है ना। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, द टू सबस्टांसेस या टू गैसेस रिएक्ट इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय देयर वॉल्यूम, है ना, टू प्रोड्यूस द, मतलब अगर गैस प्रोड्यूस होगा तो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो होगा, मतलब कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ऐसे कहो कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट विल हैव सिंपल होल नंबर रेशियो अमंग, है ना, ऑफ देयर वॉल्यूम एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो चीज है, इस तरह से बोल सकते हैं। रिएक्टेंट के लिए भी लागू होगा, प्रोडक्ट के लिए भी ये चीज लागू होगा, है ना बेटा। चलो यस सर, इसका प्रो पीवी इक्वल टू एनआरटी से आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल भी हमेशा उसमें ही होंगे होल में तभी, एग्जैक्टली बिल्कुल, हाँ सब ना उसी तो से है v अपॉन है v ना, इक्वल टू n अपॉन n, है ना। n/n, हाँ अगर प्रेशर और वो कांस्टेंट कर देते, है ना, तो मोल्स के रेशियो में आ जाएगा। स्टैइकियोमेट्री में भी आप पढ़े हैं कि जो कोफिशिएंट होते हैं रिएक्शंस के वो एक्चुअली रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं, या रेशियो ऑफ गैस के केस में रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स बता सकते हैं, है ना। पढ़ाएंगे ना, परेशान हो, पढ़ाएंगे, अभी और भी बच्चे हैं, पढ़ाएंगे, ना भी रहेंगे तो आप भी पढ़ाएंगे, पहले कोरोना से तो निपटो है ना। चलो चलो हाँ देखो, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ओके, आप लोगों के एक फ्रेंड जा चुके हैं, है ना, एक्चुअली सौरभ जो है उनको इंटरेस्ट था कॉमर्स में, है ना, बट वो ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग, है ना। तो जब मैंने देखा कि मतलब ये पढ़ तो रहा है, मेहनत तो कर रहा था बच्चा, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन उसका ध्यान कभी साइंस पे लगता ही नहीं था, है ना। सो मैं काफी काउंसलिंग करने के बाद, चीजें जानने के बाद मुझे बहुत सारी बातें थी, नो नीड टू डिस्कस एवरीथिंग। सो देन फाइनली आई केम टू नो बाय हिज ओन माउथ कि सर ऐसा है कि हम करना ही नहीं चाहते थे साइंस, तो हमें मन ही नहीं लगता है साइंस पढ़ने में, हमें कॉमर्स पढ़ना था। मैंने उन्हें कॉमर्स की सारी बुक्स वगैरह खरीद के दी, उनके पेरेंट्स को भी कहा नहीं मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, अगले दिन से बच्चा आपका क्लास में नहीं बैठेगा। आप, मैं जब पहले ही एडमिशन से पहले सभी बच्चों की काउंसलिंग, सीबीएसई वालों को नहीं कहता, सीबीएसई तो सबको करना ही है, जो लिया है ठीक है ना, लेकिन जो इंजीनियरिंग कंपटीशन है, कंपटीशन मींस टॉर्चर, है ना, इट्स अ मेंटल टॉर्चर, आई सेड, है ना। मैं अपने बच्चों को कभी कंपटीशन
IIT इंजीनियरिंग मेडिकल अपनी मर्जी से वो बोलेंगे नहीं पापा मुझे करना है, तभी मैं बोलूंगा नहीं करना है तुम कुछ और करो। अगर वो बोलेंगे नहीं सब मुझे फिर भी करना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है चल आप फिर मैदान में कूदो, फिर आई एम देयर टू गाइड यू नाउ, है ना, वो चीज है। तो मैं वैसा हूँ। ओके, हमारी कोचिंग में बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नहीं हम पैसे ऐड करके हम कोचिंग करवाएंगे। हाँ तो वही चीज है। तो वो था, तो मैंने पेरेंट्स को बोला भी कि भाई ऐसा है कि जब आपका बच्चा चाहता नहीं था करना, और मैंने आपकी 10 बार काउंसलिंग की बच्चे की, तो आप लोगों ने ये बात छुपा के क्यों रखी, है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा। बच्चा अभी भी मुझे कह रहा है कि सर अगर अभी मुझे पेरेंट्स अलाउ करेंगे कॉमर्स के लिए देन आई विल टेक कॉमर्स। हंसता भी नहीं था बच्चा, सोचो तो, है ना। तो जब उसे यस मैंने सर। फाइनली कॉमर्स के लिए कन्विंस किया उनके पेरेंट्स को, देन आई सी अ गुड स्माइल ऑन हिज फेस, है ना। आज से पहले कभी हंसते हुए नहीं देखा, है ना। सर तो हंसता बेटा ही नहीं था, वो देखो बोलता ही मुझे नहीं पता है, हाँ अब कुछ भी पूछो तो यस सर समझ गए, यस सर समझ गए, था। है ना। तो बेटा वही चीज है, जब करना है ना दिल से करो, दिल से करो, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, मन लगेगा। प्रेशर तो मैं दूंगा देखो, है ना। मैं पूरा आप लोगों को जो स्क्रू टाइट करूंगा धीरे धीरे। अब ये तो मैं खुद ही मजबूर हुई कोविड के चक्कर में, है ना, और अभी तक जितना टाइट हो सकता था मैंने किया भी है। और अनडाउटेडली आई कैन से कि आप लोगों ने जो भी सीखा और जितना भी किया है दैट इज बेस्ट एंड नो वेयर एल्स दिस मच हैज बीन डन टिल नाउ, है ना। वो चाहिए, और आगे भी आप लोग अच्छा करेंगे, और मेहनत और करना है आप लोगों को, है ना। और मैं यही कहता हूँ कि किसी के प्रेशर में नहीं करना है, आपके दिल से खुद की इच्छा है तो करिए, ठीक है। ओके बेटा, तभी फायदा है। चलो देखो, एंड आई नो कि अब हमारा बैच सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुद टेंशन होती है जब मेरा स्टूडेंट खुद मुझे दिखता है परेशान है, नहीं करना चाह रहा है या नहीं कर रहा है ना। मुझे मुझे सब दिखता है ना। आई कैन सी विद इन योर ब्रेन्स, विद इन योर ब्लड, दैट मच एक्सपीरियंस आई है ना। आप सोए रहेंगे, आपके फेस को देख करके मैं टेंशन और खुशी में बता सकता हूँ, है ना। जागे में तो आराम से बताऊंगा। आपको कितना समझ में आ रहा है वो भी मुझे पता है ना। मैं समझा कर छोड़ता हूँ, मुझे पता है कि आपको इतनी बातें आई हैं, फिर अब इतना नहीं आया है। मैंने पूछने से कभी मना नहीं किया, बार बार पूछो क्वेश्चन, है ना। वो काम आपको करना है, आना मेरे पास आप ही को पड़ेगा, लेकिन मुझे आइडिया है कहाँ तक है ना। और मैं टाइम इसलिए देता हूँ कि ताकि आपको जितना बताया गया उसको डाइजेस्ट करो, उसके बाद आगे बताएंगे, है ना। तो इसीलिए मेहनत करिए, और किसी के प्रेशर में नहीं, सिर्फ अपने लिए करिए, अपने लिए पढ़ाई करिए और एंजॉय करिए, देखिए रिजल्ट एक्सेप्शनल होगा, है ना। देखो वापस चले गए। अभी गए नहीं है, अभी यही है, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना। जब वो टिकट होगा तो जाएंगे, है ना। वो चीज है, बिल्कुल जाना चाहिए बेटा, है ना। ऐसे थोड़ी पढ़ा हाँ लेंगे, आपको कॉमर्स लेना है या कुछ भी लेना है, कैसे पढ़ा लेंगे। कोई बोलेगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मैं उसको बोलूंगा तुम चेस खेलो, क्या वो विश्वनाथन आनंद बन जाएगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा बेटा। कबड्डी वाले को चेस थोड़ी खिला देंगे, है ना। अब बॉक्सिंग लड़ने वाले को अगर हम बोलेंगे तुम स्विमिंग करो, कैसे होगा वो, है ना। जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो वही करेगा। आज इतना दुनिया डेवलप हो चुका है, तब भी आजकल गार्जियन पेरेंट्स जो है प्रेशर देते हैं, है ना। वो चीज है, प्रेशर में कुछ नहीं करना है भाई, जो करना है अपनी इच्छा से करना है, इंटरेस्ट के साथ करना है ना। प्रेशर नहीं है, क्या आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है, इतना कंपटीशन है, इतना कुछ है। ऐसे ही विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं भाई, है ना। आईटी से ज्यादा प्रेशर है वहाँ, है ना। करोड़ों में बहुत एकदम। प्रेशर है। अब एफर्ट भी है ना, एफर्ट भी बहुत ज्यादा है। ओके, आईटी करना तो आसान है उसके कंपैरिजन में, है ना। लेकिन अगर जुनून है वहां के लिए तो फिर जाओ और इतना जुनून के साथ करो कि फिर तुम आगे बढ़ो, है ना। वो होना चाहिए, ये जरूरी है। चलो देखो, मेन चीज वो है ना। मेरा जुनून है आप लोगों को आईटी क्वालिफाई करवाना, तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, है ना। करने के लिए बहुत कुछ मैं भी कर सकता हूँ और किया भी हूँ, पर मुझे जरूरत नहीं है ना। पहले ये काम कर ले, उसके बाद देखेंगे, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है। देखो
यहां तक समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं गैर लॉजिक लॉ। गैर लॉजिक लॉ को भी हम लोग जानते हैं चार्ल्स लॉ के भी हिसाब से। फिजिक्स में आप उसको चार्ल्स लॉ के ही नाम से पढ़ते हैं, है ना, वो चीज है। तो गैर लॉजिक लॉ जो है इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो मैं दोनों लिख दूंगा। लॉ, इसमें आपका क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो कल से ऑनलाइन क्लास करते हैं कुछ दिन, सिचुएशन देखते हैं, है ना। बढ़िया नेट चलता है, आराम से करो आप वहाँ बैठ के। हाँ, हाँ। गैर लॉजिक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो दिस इज आल्सो जो है चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं, है ना। तो इसमें आपको सीधी सी बातें पता है क्या हो जाएगा, है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोचो, पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोचो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, समझा, वो चीज है। हाँ, अब जैसे ये सब रिलेशन है हमने डिराइव कराया है ना, तो डिराइव करके ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब आपको पता चल गया कि इसको रटने से कोई फायदा नहीं है, 2 लाइन में हम डिराइव कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में जो हमारा पास्कल्स लॉ का रिलेशन था, ये जो है, ठीक है, चार्ल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का जो रिलेशन था डिग्री सेल्सियस में, उसको आप डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो वो सारा चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, ओके, समझे। अब स्कूल में आप देखोगे या कहीं भी कोचिंग में देखोगे, बोला जाता है कि ये रिलेशन एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है। अभी क्या एक्सपेरिमेंटली आया हुआ, स्ट्रेट लाइन है, हम निकाल सकते हैं उसको, टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन में हमें पता है ना। तो वो सब नहीं है, क्योंकि यहाँ लिख दिया एक्सपेरिमेंटली उसने डिराइव किया था, उसने डिराइव किया था एक्सपेरिमेंटली चार्ल्स ने। हम तो मैथमेटिक्स जानते हैं, ओके, हम मैथमेटिकली उसको निकाल लेंगे, है ना। उस समय चार्ल्स ने जब किया था भैया, आज से 300 साल पहले, 200 250 साल पहले की बात है, उस समय वो महान साइंटिस्ट होंगे, लेकिन आज 8वीं क्लास का बच्चा भी उससे ज्यादा नॉलेज रखता है ना। तो हम उस चीज को थोड़ी हम लेके चलेंगे, ओके। चलो देखो, आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और अ फिक्स्ड amount of gas, at constant volume for a fixed amount of gas, ध्यान से देखो, at constant volume for a fixed amount of gas, है ना, या फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मास ऑफ अ गिवन गैस, या अ गैस लिख दो, सिर्फ गैस लिखने से लगेगा किसी भी गैस का, है ना, ऑफ अ गैस, द pressure of the gas is directly proportional to its absolute temperature, ओके। ये चीज है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ल्स लॉ ऑफ
कांस्टेंट वॉल्यूम है ना इसमें। हाँ चलो, या चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर ऐसे भी कहते हैं। पिछले वाले को कहते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और यहाँ जो है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम या चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, हाँ उसमें है कांस्टेंट प्रेशर, या पिछले वाले को क्या कहेंगे, चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर या चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। वो चीज तो वो फिजिक्स में ऐसे पढ़ते हैं। जैसे जो कांस्टेंट करते हैं जनरली उसमें ना नाम में लिखते हैं लॉ, दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि हम उसमें प्रोपोर्शनलिटी किसकी दे रहे हैं और कांस्टेंट किसको रख रहे हैं। हाँ वो चीज कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम होगा या तो कांस्टेंट लगेगा नहीं, हाँ प्रेशर के साथ कांस्टेंट इसमें नहीं लगेगा। कांस्टेंट सर चार्ल्स लॉ में मिलेगा प्रेशर कांस्टेंट में उस वो चार्ल्स लॉ जो नॉर्मल चार्ल्स लॉ है, हां जैसे चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हां इसमें गैल लॉजिक में कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसको चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं या चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन प्रोपोर्शनल है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। इस तरह से तो ये नाम आपको केमिस्ट्री में स्कूल वालों को लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये फिजिक्स में आप पढ़ते हैं नाम। चलो नोट कर लो। चलो एक और लॉ फटाफट बताते हैं, इसमें भी ग्राफ बना दोगे है ना, इसका भी ग्राफ बना देते हैं। हो गया नोटेड। चलो जल्दी से कम से कम यस सर। आइडियल गैस इक्वेशन आज कर ले। हाँ आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंच जाए आज। आजा भाई 415 हाँ देखो इसमें क्या बन जाएगा, ऐसे ले लो, इसमें प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर का बना लो है ना। टेम्परेचर चलो केल्विन में ही रख लेते हैं, प्रेशर रख लो पास्कल या एटमॉस्फेयर है ना। इक्वेशन में कितने होते हैं, पास्कल में। क्या बेटा, इक्वेशन में तो पास्कल में ही वो तो होता जो है। दिया, हाँ वहां पे पास्कल में रखते हैं, नहीं आप दोनों में रख सकते हैं, जिसमें रखेंगे उसी हिसाब से गैस आर की वैल्यू उसी के हिसाब से रखेंगे ना बेटा, जो भी रहेगा उसके हिसाब से वैल्यू रखेंगे है ना। हाँ क्वेश्चन में जो भी देगा उसको हम उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। है ना, ये चीज है। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, मान लो यहाँ पे कुछ V1 वॉल्यूम है, यहाँ V2 वॉल्यूम है, यहाँ V2। ये पिछले बार में आइसो बार था, नाम लिख लेना, पिछले वाले ग्राफ में आइसो बार लिख लेना, आइसो बार है ना। एक एक ग्राफ को क्या कहेंगे, आइसो बार, बार मतलब प्रेशर कांस्टेंट। डिग्री सेल्सियस में आइसोथर्म कहेंगे ना बेटा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर को बार तो नहीं कहते, बार किसका यूनिट है, बार किस प्रेशर का यूनिट है। आइसो मतलब सेम, तो प्रेशर बेटा पिछले में चार्ल्स लॉ में जो कांस्टेंट था, कौन कांस्टेंट था इसमें, कौन कांस्टेंट था, वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। अरे यार ये पिछला वाला जो लॉ पढ़े हो याद नहीं करोगे तो ऐसे करो। हाँ तो ये जो ग्राफ है इसमें कौन कांस्टेंट है, या इस ग्राफ में कौन कांस्टेंट है,
हाँ, तो P मतलब प्रेशर, तो क्या होगा ये आइसोबार। ग्राफ का नाम क्या है? आइसोबार। मतलब प्रेशर कांस्टेंट। हाँ हाँ, प्रेशर जहां भी कांस्टेंट हुआ उसको आइसोबार कहेंगे। प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट को क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। बार मतलब क्या होता है? प्रेशर। थर्म, टेम्परेचर मतलब थर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्म। जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है वो आइसोथर्म। ये सारे ग्राफ दिखाया भी था इसमें। हाँ? वॉल्यूम क्यों बार में क्यों वॉल्यूम से होगा? आइसो मतलब नहीं, आइसोमर में नहीं होगा। वॉल्यूम क्यों? आइसोमर अलग चीज हुआ, वो तो डिफरेंट नाम है। आइसोकोर। लेकिन जैसे हम लोग का आइसोथर्म हो गया ना, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेंपरेचर। अमर मतलब तो वही था ना। आइसोमर किसके लिए यूज होता है? हाँ, वो तो एटम्स के लिए यूज होता है ना, एलिमेंट के लिए यूज होता है ना। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो वहाँ प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम से क्या मतलब? वो गैस इक्वेशन थोड़ी है। अरे एलिमेंट में गैस इक्वेशन थोड़ी है। आइसोटोप हो गया। आइसोबार्स भी तो उसमें होते हैं। आइसोबार में वो होता है ना जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन सेम होते हैं। मास नंबर, सॉरी, मास नंबर जिसमें सेम होते हैं, है ना। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोबार में कौन होता है? मास नंबर सेम होता है। हाँ, आइसोमर तो अलग चीज है। हाँ, वो आइसोमर तो आपको एक कंपाउंड में आ जाएगा, स्ट्रक्चर, वही चीज है ना, स्ट्रक्चर, वो चीज है। तो आइसोबार, तुम 3 नाम ले लोगे एक ही बार में, है ना। हाँ हाँ, उसको आइसोकोर, CHORE, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसको क्या कह लेंगे? एक पार्टिकुलर ग्राफ को कहोगे आइसो कोर। अगले चैप्टर में हाँ, प्रेशर कांस्टेंट में आइसोबार लिख लो। चोर नहीं, कोर। तुम चोर बोल लो पर याद रखना। आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम की बात है वो, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस इसको कहते हैं। बार का मतलब हो गया बार मतलब प्रेशर। प्रेशर। तो एक ही तो याद रखना है, एक तो आइसोथर्म होगा, टेम्परेचर। का हो गया। थर्म तो थर्मल टेम्परेचर। आइसोकोर है, आइसोकोरिक। ग्रीक है, कहीं लैटिन है, कहीं कुछ है। हाँ हाँ, है ना। ये सब थर्मोडायनामिक्स में आएगा तो फिर से पढ़ोगे। हाँ, वर्ड वहां पे तो यही सब है। प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक, बहुत सारा चीज है, सब पढ़ोगे। देखो ये हो गया, जानो। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे चेक करो जरा कि कौन होगा। तो कोई भी टेम्परेचर कर लो, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देखो, है ना। एक n फिक्स है, T फिक्स है, तो PV कांस्टेंट हो जाएगा। PV कांस्टेंट हो जाएगा तो जिसका, मान लो ऐसे देखेंगे, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। तो प्रेशर किसका ज्यादा है? V1 का, फिर V2 का, फिर V3 का। तो V1 लेस देन V2 लेस देन V3, ऐसे कर दो। हाँ, चलो करो। समझा? इस तरह से देख सकते हैं। चलो जल्दी से नोट करो बेटा। हाँ, तो गैलोजिक लॉ भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ वही है जो आपने पढ़ा था वहां पर फर्स्ट चैप्टर में। 6.022
A fixed volume of gas contains equal number of molecules at constant temperature and pressure. है ना? At a constant temperature and pressure, the equal volume of all the gas consists of equal number of molecules. वही चीज है ना? तो आपका एवोगैड्रो लॉ हो गया। ठीक है, क्या चाहिए? तो नंबर बता रहा है ना, नंबर बता रहा है, नंबर में ग्राफ एटम थोड़ी लेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स होता है। एटम से क्या मतलब है? गैस में मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, एटम फॉर्म में। अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम, इक्वल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा किसका? मॉलिक्यूल का। अब एटम क्यों लेंगे? अब O2 है, तो O2 का मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम होता है। हीलियम में एक ही होता है हीलियम। ओजोन में 3 ऑक्सीजन होता है। CH4 का गैस है तो उसमें 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन हो गया, तो मॉलिक्यूल लेंगे। हाँ, जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूल लेंगे, है ना? रिलेशन मॉलिक्यूल में आता है, ना कि एटम्स में। हाँ, उसमें जो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है वो निकाल लो, और उसका कोई लॉ नहीं है, उससे कोई, उसका कोई एक पार्टिकुलर ये नहीं कि ये कांस्टेंट कर दिया तो उस पे फिक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल लिखाएंगे बेटा, लिखाएंगे और रट के रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। चलो बस 2 इक्वेशन लिख करके फिर अगले क्लास में इसके क्वेश्चंस करोगे। हाँ, तो देखो एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ तो क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, इसको हटाओ पहले, at constant temperature and pressure equal volume of all the gases consists of number of molecules। करो इसको। ये रिलेशन आई है ना, वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हाँ बोलो बेटा। क्या चीज? एक्सपेरिमेंटल है, सब पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे वो तो दिखाएंगे बाद में, पहले करो। ये तो एक्सपेरिमेंटल है ये सब। हाँ, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी सब कांस्टेंट हो गया, एन नहीं कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट हो गया, इक्वल कर दिए। तो आर तो कांस्टेंट है, तो एन भी फिक्स हो जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल फिक्स हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं फिक्स हो जाएगा? बिल्कुल को। हाँ हाँ, बिल्कुल वो हो जाएगा। करो, लिखो जल्दी से। आर को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी उस पे आएंगे, अब वही लॉ आप पढ़ोगे। वैल्यू सब याद रखना है। जो भी है 15-20 जो भी है वो याद रखना है ना।
आधे तो फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, बाकी दो थोड़े अलग होंगे। सर वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ, तो ऐसा यूनिट हुआ ना वो। जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ, अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको खत्म किया जाए। हाँ, देखो, at constant temperature and pressure equal volumes of all the gases consist of equal number of molecules, equal number of molecules। तो ये हो गया। तो यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या कह सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिकल्स। नंबर ऑफ मॉलिकल्स अगर इक्वल है, नंबर ऑफ मोल भी बराबर होगा। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आप जानते हैं सिंस नंबर ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिए देव, नंबर ऑफ मॉलिकल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, yes 6.0 एवोगैड्रो नंबर दैट इज Na। नंबर ऑफ मॉलिकल्स को कह दो n, let capital N is the total number of molecules, so this will be n into Na, है ना। ये हो जाएगा, तो n भी तो निकल जाएगा, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा n बाई Na। अब Na तो आपको पता है कि कांस्टेंट होता है 6.023 या 22 ले लो, 10 to power 23 है ना, पार्टिकल्स पर मोल, समझे, इतना हो जाएगा। एनी डाउट? अब इसके बाद देखो n बाई Na, ये हो गया। अब देखो, तो यहां से हम अगर Na कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं स्मॉल n प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर स्मॉल n प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ मॉलिकल्स। स्मॉल कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिकल्स, स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स। यहां देखो लिखा हुआ है, ध्यान देना। अब आप जानते हो सिंस बाय एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्या कह रहा है आपको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि वॉल्यूम डबल करेंगे तो मॉलिक्यूल डबल हो जाएगा, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू n होगा। हम कह सकते हैं बाय एवोगैड्रो लॉ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड n is also proportional to number of molecules, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल टू n, उल्टा भी तो कह सकते हैं, a प्रोपोर्शनल टू b है तो b प्रोपोर्शनल टू a होगा, होता है ना। देखो बेटा पीयूष, लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं, पहले समझने पे फिर लिख लेना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज b प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से 1 and 2 से, 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2, हाँ, v प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, कब, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फिक्स्ड, है ना। तो ये लिख लो, एट P एंड T कांस्टेंट, जब P और T कांस्टेंट होगा तब की बात है। कम ऑन डू इट, बिल्कुल बता देंगे, एक सेकेंड। हाँ बोलो कहाँ से, दूसरा ले लेंगे, खराब हो जाएगा। हाँ ये जुगाड़ू है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये जो है ना वो सेल्फी स्टिक का है। हाँ वो पढ़ाने वाला एक स्टिक अलग आता है, तो लॉकडाउन में मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने इसी को जुगाड़ में बनाया तो काम चल रहा है। नहीं ये बिल्कुल ठीक था, मैं ऊपर वाला तोड़ने के लिए इसको पटक पटक के इतना पटका कि ये भी टूट गया है। इस कारण से गड़बड़ हो गया है। चलो कोई नहीं, अभी भी काम चलेगा। देखो ये तो समझ गया है ना,
नंबर ऑफ मोल अगर n है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। हाँ Na उसका सिंबल है, Na ही ये होता है 6.023 into 1023 उसका सिंबल है शॉर्ट में। अब हर जगह इतना बड़ा नंबर तो नहीं लिखते रहेंगे, तो पार्टिकल पर मोल, एक मोल में इतना पार्टिकल होता है ना बेटा, एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं, जैसे मैं कहूँ एक मोल इंसान, एक मोल इंसान कितने हो जाएंगे, इतने इंसान, है ना। एक मोल मार्कर, एक मोल मार्कर या पेन कितना हो जाएगा, इतना पेन, किसी भी चीज का। एक मोल एटम तो इतने एटम, एक मोल मॉलिक्यूल तो इतने मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी को वन मोल कहते हैं। तो वन मोल में इतना होता है बाय डेफिनेशन, तो वन मोल में इतना होता है, तो एन मोल में कितना हो जाएगा, एन मोल में हो जाएगा एन इंटू दिस, समझा। आपके एक, अगर मान लो आपके पास मैंने कुछ पैकेट्स दिए, एक पैकेट में 10 चॉकलेट है, तो 5 पैकेट में कितना चॉकलेट होगा, 5 इंटू 10। एन नंबर ऑफ पैकेट में कितना होगा, एन इंटू 10, वही ना होगा। तो एक मोल में इतना होता है, तो एन मोल में कितना होगा, एन इंटू एन होगा ना, ठीक है। तो एन इंटू एन हो गया, तो यहां से एन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन, है ना बेटा। एक मोल में इतना है, मान लो एक डजन में कितने अंडे होते हैं, 12, है ना। तो 60 अंडे में कितना डजन होगा, 5 डजन। 60/12 करेंगे ना, वही करेंगे ना, नंबर डिवाइडेड बाय डजन, नंबर ऑफ अंडा इन 1 डजन। तो वही तो काम यहाँ भी कर रहे हैं, है ना। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समझ लो नंबर ऑफ अंडा, नंबर ऑफ अंडा डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ अंडा, है ना, वही चीज है, समझा। हाँ, तो ये हो गया Na का वैल्यू ये है, ये तो पहले हो गया फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो मैंने बताया नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल प्रोपोर्शनल टू n, Na तो कांस्टेंट है, तो n प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, स्मॉल n प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। अब एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। तो 1 और 2 से देखेंगे, 1 और 2 से, तो स्मॉल n के प्रोपोर्शनल n है, और V स्मॉल n के प्रोपोर्शनल कैपिटल N के प्रोपोर्शनल है, तो V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, है ना। PV इक्वल टू एनआरटी में भी दिखता है कि n के प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहाँ से एट कब होगा V प्रोपोर्शनल टू n, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, समझा। चलो बिल्कुल क्लियर है, हाँ थक गया, चलो अभी तो शुरुआत है। मेरा फ्रेंड एक बहुत ही मेहनत के बाद आईपीएस बना है, एक फ्रेंड है मेरा, तो अटेम्प्ट तो मतलब 7-8 अटेम्प्ट, 7-8 कैसे मिल गए। ये वो एक्चुअली यूपीएससी का मिला था उसको, 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट जो होता है, उसके बाद फिर उसने यूपी वाले से किया, यूपी पीएससी, वो भी तो कंडक्ट यूपीएससी करती है ना, आते आईपीएस में ही है, यूपी पीएससी में फिर उसने अटेम्प्ट लिया। हाँ, जॉब छोड़ करके कर रहा था। एक्चुअली क्या है ना, कर लेता था कुछ, कहीं ना कहीं रह जाता था, कभी इंटरव्यू में फंस गया, तो कभी किसी में फंस गया। हाँ, लगे रहने पे तो चीजें हो ही जाती हैं, है ना, वो चीज है। और हार्ड लक की बात है, कितने थे, 11 या 12 लोग हमारे यहाँ से थे, कॉलेज से, मतलब हमारे क्लास से जो कर रहे थे, तो वही एक बचा था, वो भी खत्म हो गया। तो वही था, तुमने कल बात किया तो बोला, एक्चुअली कोविड के चक्कर में उसका शुरू नहीं हुआ था ट्रेनिंग वगैरह, अब शुरू हुआ पिछले मंथ में, मतलब इसी मंथ में, अक्टूबर में ही। तो वही बात कर रहे थे, तो बोलता है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बैंड बन जाती है। आईपीएस वाले में हो या आईएएस वाले में ट्रेनिंग तो खूब देते हैं, 12 घंटे ट्रेनिंग। बोला ठीक है, करो खूब, सोए हो कॉलेज में आजकल पढ़ाई करते समय, अब सारी चर्बी घटाओ तुम, है ना। तो क्या
देखो सैलरी वैलरी तो कमी होती है, बस वही अपना रुतबा होता है। रुतबा ही होता है। चल, रुतबा होता है, फैसिलिटी होता है। देखो ये हो गया। सर हाँ बोलो बेटा। डन। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, आइडियल गैस लॉ। आइडियल का मतलब होता है ना कि मतलब कि आइडियल का मतलब हो गया कि एकदम परफेक्ट बिहेवियर, है ना, कोई खामी नहीं। तो ऐसा तो कोई गैस नहीं होता है ना। ओके, अब आप कहोगे एक आइडियल टीचर, एक आइडियल टीचर तुम सुपर कंप्यूटर भी बैठा दोगे तब भी नहीं होगा, है ना। सारे क्वेश्चन थोड़ी फिट हो जाएंगे। सुपर कंप्यूटर भी बैठा दोगे, मैं एक नया क्वेश्चन सोच करके बनाऊंगा, वो नहीं बना पाएगा, माइट बी पॉसिबल, है ना। वो चीज हो सकता है। तो उसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी नहीं हो सकता है। तो आइडियल तो आपको कुछ भी नहीं है ना। तो आइडियल गैस कहने का मतलब क्या है कि कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। हाँ, स्ट्रिक्ट का मतलब ये हो गया कि मतलब एकदम परफेक्ट बिहेवियर। मैं कहूँ आइडियल स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट मान लो कि आप एक आइडियल स्टूडेंट हो। मैंने कहा कि रोज 100 क्वेश्चन बनाना है, तो आपको चाहे कुछ भी हो आप परफेक्ट 100 101 तो रोज बनाते ही हो, 100 से कम नहीं जाता है। मैंने बोला कि आपको थ्योरी वगैरह पूरी बुक की याद होनी चाहिए। आपसे मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी का बुक बोल दो, मान लो एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक 1 का पेज नंबर 23, आपने पहला वर्ड से शुरू किया और लास्ट वर्ड तक सुना दिया मुझे, है ना। इस तरह से फिर मैंने अगले दिन पूछा, अच्छा एनसीईआरटी बुक 2 फिजिक्स का पेज नंबर 86, आपने पहला वर्ड शुरू किया कि सर इस वर्ड से वहां शुरू है, ये पिछले पेज पे ये सेंटेंस खत्म हुआ था, ये है यहाँ से लेकर एंड तक यहाँ खत्म हो गया। आइडियल स्टूडेंट ऐसा कोई होता है आइडियल? हाँ, नहीं तो कोई भी नहीं होगा, समझे। उसको किसी को भी आइडियल कहना मतलब एकदम परफेक्शन हो, है ना, परफेक्टली जब उसके नेचर को फॉलो करे। तो आइडियल गैस का क्या परफेक्ट नेचर होता है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम लोग जानेंगे, है ना। या फिर जो आइडियल गैस इक्वेशन को 100% फॉलो करे उसको हम आइडियल गैस कहते हैं, है ना। केमिस्ट्री के लेवल पे अभी यही जानेंगे, फिर जब काइनेटिक थ्योरी पढ़ाएंगे तो मैं रियल चीज बताऊंगा कि आइडियल गैस किसको कहा जाता है, इसी चैप्टर में आएगा। पूछना है बेटा? हाँ हाँ, थोड़ा अभी टाइम है, थोड़ा नहीं। आपकी क्लास वो केमिस्ट्री वाली मैंने मंडे को कर दी है, एक्चुअली गलती से मैंने 2 क्लास आज लगा दी थी, है ना, 2 बैचेज का। तो क्या, हाँ 6 बजे जो वेक्टर 6:15 पे वेक्टर का होगा। अब बाकी क्लास जो है ना आपके, वो जो केमिस्ट्री वाली मंडे को कर देंगे। एक्चुअली 2 क्लास हो गई थी तो मुझे मजबूरन शिफ्ट करना पड़ा, कोई एक तो करना ही था। हाँ, रूटीन में वो ध्यान रखेंगे अगली बार से कम साइड ना हो। तो आइडियल गैस लॉ, तो आइडियल गैस लॉ आपका हो गया द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज P इक्वल टू nRT, गैस लॉ या इक्वेशन। हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी मत जाओ, है ना, क्योंकि अभी जाओगे तो फिर ऑनलाइन करना है, क्योंकि अभी मैं क्लासेज ऑनलाइन कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, लॉकडाउन के कारण मैंने बंद करा लिया है ना। कुछ मान लो पुलिस वगैरह अगर घूमेगी, अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा कंडीशन देखता हूँ इसीलिए। हाँ ठीक है, मैं क्लास ओवर करता हूँ फिर चले जाना, ठीक है, बल्कि सारे बच्चे वहीं से कर लेना, है ना। तो, हाँ, तो ये आइडियल गैस लॉ, तो ये हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है कैसे आएगा आप जानते हैं कि सिंस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, किसके होता है 1/v, इसके थ्रू बॉयल्स लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ, मैं स्पेलिंग देख रहा था, लॉ। और फिर आपका v वाला p वाला कर लो, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा p,
टी क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होगा? टी तो टी में आ ही नहीं सकता इनवर्स, है ना? हाँ वो चीज है, तो वो ये होगा, तो ये आपका गैलोजिक लॉ, है ना? तो ये हो गया एंड वी, हाँ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना? या ऐसे कर लो, यहाँ से वी नहीं देख सकते हैं, है ना? सारा लिख लेते हैं, तो अब गैट्रो लॉ नहीं आया बेटा, सब लिख देंगे, चार्ल्स अभी लिखे नहीं है, लिख रहे हैं, है ना? चलो इसको, हाँ हाँ, एक गैलॉजिक बोल रहा था ना, तो हमने गैलॉजिक लिख दिया है, तो कोई भी एक लिख लो पहले, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक सेकंड, इक्वेशन है, और बी वाले को कंबाइन करते हैं, है ना? इससे हम ये भी लिख सकते हैं, इससे हम ये भी लिख सकते हैं, है ना? उलट देंगे, सर आवाज नहीं आ रही। मान लेते हैं, है ना? ये तो इसको मैं ले रहा हूँ, है ना? इसको ले रहा हूँ, आर का मतलब कांस्टेंट है ही पहले से, है ना? सर फिर आर कहां से आएगा? आर प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, अच्छा आर को समझ में आया है ना? सर आवाज नहीं आ रही। प्रोपोर्शनल ए हावी इज दैट प्रोपोर्शनल टू 1 by p and p, So from 1 ले लो, 2 and 3, नहीं 2 नहीं, 3 ले लो, अच्छा 3 and 4, क्या लिखोगे? E proportional to p proportional to 1 by p into n into p. So V proportional to क्या हो गया? NT by P, और you can say PV proportional to NT. यहाँ से हो गया PV equal to N RT या RT, है ना? तो ये चीज हो गया, कैसे भी कर दो, here R is universal gas कांस्टेंट, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो तो उसकी वैल्यू बता रहे हैं, है ना? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। चलो इसको है सर सर 1 मिनट। वैल्यू ऑफ, आपने ब्लूटूथ लगा के आवाज वहां से कैसे आ रही है? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, चलो चलो ठीक है, आवाज कट गया, खत्म हो गया सर। देखो ये मैंने आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, और इनको 1 3 और 4 को कंबाइन किया, 1 3 4 को कंबाइन करके ये हमने सीधा सा मैथमेटिकल है सिंपल, तो वैल्यूज ऑफ r, तो आपका r इक्वल टू सर 8.4 सर पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन 1 केल्विन का चेंज और 1 डिग्री सेल्सियस का सर। चेंज बराबर है ना? तो सर
ये क्या है? मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे इसको ऐसे भी लिखेंगे। अरे यार कौन कॉल कर रहा है? हाँ सुन, आर यू देयर? बोलो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर अब आ रही है। हेलो। हाँ सर अब ठीक है आवाज सर पहले आपकी तो आवाज नहीं नहीं आ रही थी इसलिए कॉल किया। हाँ बस बस 2 मिनट है क्लास का, है ना। अब जूल को क्या लिख सकते हैं? जूल देख लो क्या होता है, एनर्जी होता है ना। तो एनर्जी का मतलब इसका यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है जूल का। फोर्स इंटू टाइम, केजी मीटर पर सेकेंड फोर्स होता है ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क, जो वर्क का होगा वही वर्क भी जूल में होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, केजी मीटर या न्यूटन से, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क होता है। तो न्यूटन हो गया फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट मीटर, यूनिट होता है। जूल को क्या लिख सकते हैं? जूल को लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर। क्या हुआ, समझा? भाई एस होता है, तो उसका नाम है, यूनिट क्या होगा? यूनिट तो मीटर होगा ना। कहाँ सेकंड स्क्वायर में लिखा है? सेकंड, एक मिनट, ये यूनिट है। फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ? यूनिट वगैरह तो कम से कम पढ़ के रखो। न्यूटन होता है, न्यूटन फोर्स हो गया, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास हो गया केजी, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन का मतलब हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया आपका ये, इसमें मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यूनिट। तो आप ना बताओ यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? मीटर होगी, तो यूनिट रखेंगे तो मीटर ही ना रखेंगे। वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। तो जूल हो गया, तो जूल हो गया आपका, ये हो गया न्यूटन और इंटू मीटर। और न्यूटन को तुम चाहो तो ये भी रख सकते हो, तो रखोगे तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में यूनिट बदल के देगा तो क्या करोगे? एग्जामिनेशन हॉल से वापस घर आओगे याद करने के लिए? हाँ? बेटा याद रखना जरूरी नहीं है तो मैं क्यों बता रहा हूँ? जरूरी है। हाँ? जरूरी है इसलिए तो बताया जा रहा है। चलो चलो, हाँ सर तो एक ये हो गया। मैं इसको बता रहा हूँ, न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल हो गया प्रेशर। फायदा कुछ नहीं है, तुमको यूनिट की बात है, पास्कल पर क्यूबिक मीटर। अब तुमको यूनिट इसी फॉर्म में देगा तो क्या करोगे? तो ये हो जाएगा आपका पास्कल पर क्यूबिक मीटर पर मोल पर केल्विन। अब तुमको लिखा रहेगा ये, तो फायदा और नुकसान उस समय पता आएगा ना जब एग्जाम में समझ में नहीं आएगा और याद नहीं रहेगा। क्यों? हाँ तभी तो लिखा रहा हूँ, वरना इन लोग तो कन्वर्ट कर लेंगे, इनको मुझे लिखाने की जरूरत क्या है ना। ओके, एनसीईआरटी के ऊपर जिस दिन पढ़ाऊंगा आपको इस क्लास में आने की जरूरत नहीं होगी, बस 2 क्लास और आपको आना है। हाँ एक आध न्यूमेरिकल हो सकता है बीच में करा दें एक्स्ट्रा भी थोड़ा, वो तो उतना तो जरूरी है, नहीं तो पूरा एनसीईआरटी के लेवल से पढ़ोगे तो समझ ही नहीं पाओगे। अब एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं था चार्ल्स लॉ का, मैंने कराया ना। हाँ तभी तो समझोगे। ओके, हाँ चलो बस 1 मिनट और देख लो यूनिट। हाँ ये चीज, दूसरा यूनिट इसका लिख लो, है ना। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर
है ना। देखो लीटर वॉल्यूम हो गया ना, मीटर की वजह से वॉल्यूम है, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, लीटर एटमॉस्फेयर यानी कि सेम यूनिट, सेम चीज है। लीटर एटमॉस्फेयर किसका यूनिट हो जाएगा? एनर्जी का। जैसे अरे यार कहीं से आया, तुम याद करो, अब इसका डेरिवेशन कराएंगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, इसलिए तुम रहने दो, बाद में हमारे अगले क्लास में करा भी दूंगा, लेकिन अभी आप रहने दो। नहीं कराऊंगा ही, पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगा, वैल्यू आएगा। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, है ना। कभी ना याद हो तो इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताना ही है, बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आएगा कन्वर्जन करने के लिए पेपर। ये कन्वर्ट करने नहीं आएगा, बाकी जगह तो कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो वो तो कन्वर्जन बताएंगे, कन्वर्जन बताएंगे तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, है ना। और इसका ये हो जाता है 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 2 ही रख लो भाई, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है ना। 1.986 होता है, तो लिखना चाहो तो लिख लो 1 पॉइंट, ऊपर वाला रखो ना याद करने के लिए, सिंपल है। पर ये कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तुम जाओगे तो जाओ ना ऊपर, अच्छा ठीक है जाओ, ठीक है, ये चीज है। और इसमें तो हो ही गया, बस यही चीज है, बस इसमें यूनिट याद रखने हैं, बस यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। चलो बेटा, हाँ क्या सर 1.986 ही ना आता है आई थिंक, जो भी हो याद रख लो कुछ आसपास ही। कैलकुलेटर तो मैं कैलकुलेट कर लूँ।